आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन आपका पहला चैप्टर है। संबंध एवं फलन में हम लोगों ने फलनों का संयोजन या फलनों का संयोजन तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो व्युत्क्रमणीय फलन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय फलन। और ये इसको पढ़ने के बाद, आज की एक्सरसाइज में व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ने के बाद हम लोग कल से एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम अपने व्युत्क्रमणीय फलन को पढ़ते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और वो भी पढ़ सकें। आइए देखते हैं। अब देखिए, जैसे व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है। नॉर्मल में व्युत्क्रम सुने होंगे, तो जैसे 1 का व्युत्क्रम तो 1/1, 2 का व्युत्क्रम तो 1/2, 2/3 का व्युत्क्रम तो 3/2। ये सब आप लोगों ने नॉर्मली ये सब ऐसा व्युत्क्रम देखा होगा। देखिए, और व्युत्क्रम जैसे संबंध हम कोई लिखते हैं, कोई हमारा संबंध है 1,2 और 3,4। ये हमारा एक संबंध है जिसमें दो है, 1,2 और 3,4। तो इसका व्युत्क्रमणीय क्या हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय को ऐसा लिखा जा सकता है R इनवर्स। R इनवर्स ये क्या है, तो संबंध R का व्युत्क्रम है। संबंध R का व्युत्क्रम, संबंध R का व्युत्क्रम है। ये क्या होगा, तो ये होगा, इसी को पलट देना है, 2 को पहले 1 को बाद में, तो 2,1 और यहाँ पे 4,3। लेकिन ये तो संबंध का व्युत्क्रम है, हमें पढ़ना क्या है, तो फलन के बारे में। इसलिए इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है फलन के बारे में। आइए देखते हैं फलन के बारे में, क्योंकि हमें संबंध के बारे में नहीं पढ़ना है, ना कि संख्याओं के बारे में। हमें पढ़ना है व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। देखिए, जैसे हमारा कोई फलन है 1,2 3,4, ये हो गया हमारा फलन। अब इसका व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है, तो ये तो आगे जाने पर ये नहीं है कि इसका भी 2,1 लिख दें 4,3, ऐसा नहीं होता है। फलन संबंध में ऐसा हो सकता है, लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता है। तो फलन में कैसा होता है, तो आइए एग्जाम्पल लेके ये देखते हैं कि क्या हर एक फलन का व्युत्क्रम होता है, तो हर एक फलन का व्युत्क्रम भी नहीं होता है। तो कौन से फलन का व्युत्क्रम होता है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 फलन लेते हैं। हमारा जो फलन है, फलन ए से बी पर परिभाषित है। फलन हमारा ए से बी पर परिभाषित है। जो ए में एलिमेंट है हमारे, जो ए में एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एक एलिमेंट है। वैसे जो बी में एलिमेंट है 1 है, 4 है, 9 है, 16, ये हमारे बी में एलिमेंट है 1, 4, 9, 16। अब इन्हें देखिए ये कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसे एक ये बना दिए, ये दूसरा बना दिए, एक ये जुड़ में गए, एक ये इनका व्युत्क्रम बनाएंगे। यहाँ पर एक इनका व्युत्क्रम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये हो गया ए। जैसे 1, 4, 9, 16, ये क्या हो गया, ये बी का हो गया। अब यहाँ पर जो होगा बी पहले आ जाएगा, 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ए। यहाँ पर फलन कहां से कहां परिभाषित है, फलन ए से बी पर परिभाषित है। यहाँ पर फलन इनवर्स कहां से कहां परिभाषित है, बी से ए पर परिभाषित है। देखिए, अब इसको मिलाते हैं तो इसमें कैसे मिलाया हुआ है। मान लीजिए 1, 4 से मिला है, 2, 4 से मिला है, 3, 9 से मिला है, 4, 16 से मिला है। तो ये तो हमारा फलन है, क्योंकि हर एक से एक एक निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए, इसको उल्टा किए तो 4 किससे मिला था, 1 और 2 से, तो 4 से 3 निकालेंगे 1 और 2 के पास, 9 से 3 के पास, 16 से 4 के पास। जो जिससे मिला होता है उसको उसी से इसमें मिला दिया जाता है। केवल इसमें एरो कहां से निकलता है, तो यहाँ ये इससे निकलेगा, बी वाले से यहाँ पर निकलेगा। देखिए, तो क्या ये हमारा फलन है, तो ये हमारा फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रांत का कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक हमारा छूट गया। और क्यों नहीं है फलन, क्योंकि एक जो भी एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलनी चाहिए। यहाँ पर एक एलिमेंट से 2 एरो निकल गए, तो ये हमारा फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो ये क्या हो गया, ये परिभाषित नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे कि परिभाषित नहीं है।
यहाँ पर लिख लेंगे कि परिभाषित नहीं है। ये कैसा फलन हो गया, ये देखिए, जब 1 से 2 मिल जाते हैं तो कैसा फलन हो जाता है, बहुएकी। बहुएकी फलन हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग एक नोट लिख लेंगे कि जैसे यदि फलन एक बहुएकी फलन है, यदि एक फलन एक बहुएकी फलन है तो उस फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं होगा। इसे हमें लिख लेना है, नोट में लिख लीजिए स्टार डाल के, ये एक पॉइंट लिख लीजिए अपने कॉपी में, यदि फलन f एक बहुएकी फलन है, यदि फलन f एक बहुएकी फलन है तब फलन का जो व्युत्क्रम होता है उसे प्रतिलोम भी कहा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, फलन का प्रतिलोम f इनवर्स परिभाषित नहीं होता है। अब ऐसा एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि कब फलन का इनवर्स नहीं होगा, तो जब भी ऐसा होगा तो ये फलन का इनवर्स नहीं होगा। कब इनवर्स होगा, तो देखिए यदि यही एक से जुड़ा होता और 2 4 से जुड़ा होता तब ये एकाकी फलन होता और ये हमारा परिभाषित हो जाता। अब आइए दूसरा देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल, एक ये हो गया। अब इसी के आगे एक और हम लोग देख लेते हैं जहां पर परिभाषित नहीं होता, वो कैसा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसा हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे सेम यही है, यहाँ पर एक और एलिमेंट आ गया, यहाँ पर मान लीजिए कि 20 आ गया है। देखिए यहाँ भी फलन ए से बी पर ही परिभाषित है, तो एक सर्कल यहाँ पर बनाइए, एक सर्कल यहाँ पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जो हमारा फलन है ये हमारा ए से बी पर परिभाषित है। ए के पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। बी के पास 1 4 9 16 25 20 20 है तो 20 ही लिखिए। 1 से जुड़ा, 2 4 से जुड़ा, 3 9 से जुड़ा, 4 16 से जुड़ा। ये देखिए सब सभी से जुड़ गए, तो ये हमारा फलन है। आगे आप बनाते हैं, इधर से एरो निकला है। अब देखिए जब आगे हम लोग बनाते हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा बी है, ये हमारा ए होता है। बी के पास कौन से एलिमेंट है, 1 4 9 16 20। इसके पास 1 2 3 4, 1 से एरो निकलेगा तो 1 के पास जाएगा, 4 से निकलेगा तो 2 के पास, 9 से जाएगा तो 3 के पास, 16 से जाएगा तो 4 के पास। यहाँ पर फलन कैसा है, यहाँ पर जो फलन है वो हमारा बी से ए पर परिभाषित है। अब आप लोग देखेंगे कि ये भी फलन परिभाषित नहीं है, ये इसका प्रतिलोम है लेकिन परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक एलिमेंट छूट गया है, और फलन में ऐसा नहीं होता है कि कोई एलिमेंट छूट जाए। यहाँ पर एरो तो सही निकले हैं, सभी एलिमेंट से एक एक एरो ही निकले हैं, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा पाया जा रहा है जिससे एरो निकला ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा छूट गया, तो इसे लिखेंगे परिभाषित नहीं है। इसे लिखेंगे हम लोग परिभाषित नहीं है। ये हमारा हो गया बी से ए जुड़ा, ए से बी जुड़ा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा कि यह परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला वाला क्या कहलाता है, तो पहला वाला प्रांत कहलाता है। यहाँ पर जो पहला वाला होता है ये क्या है, प्रांत है हमारा। बी क्या है, हमारा सप्रांत है। यहाँ पर परिसर क्या क्या निकला था, परिसर हमारा निकला था 1 4 9 16, 1 4 9 16। परिसर और सप्रांत बराबर नहीं थे, परिसर और सप्रांत बराबर नहीं थे, इसलिए यह हमारा फलन आच्छादक फलन नहीं था। अब देखिए जब इतना हम लोग देख लेते हैं आच्छादक के बारे में, फिर से इसके पहले बहुएकी देख लिए, बहुएकी नहीं थी, बहुएकी फलन था, एकाकी फलन नहीं था। यहाँ भी यह आच्छादक फलन नहीं है। कैसा फलन है, अनाच्छादक फलन है।
अब इस पे हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद से आगे देखेंगे। देखिए पॉइंट लिख लेते हैं। आप लोगों का लगभग में इतना ही था, बस पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद से ये व्युत्क्रम फलन खत्म हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हमें उम्मीद है। देखिए अब क्या लिखना है कि यदि फलन एक अनाच्छादक फलन है, यदि फलन f, यदि फलन एक अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक फलन का मतलब क्या, छादक नहीं है। इसका मतलब होता है कि आच्छादक नहीं है। जब आच्छादक नहीं है तब फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। जब हर एक जगह प्रतिलोम परिभाषित ही नहीं होगा तब फलन का प्रतिलोम परिभाषित कब होगा आखिरकार? तो आइए उस पॉइंट को लिख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि कोई फलन एकाकी तथा आच्छादक फलन है, यदि कोई फलन एकाकी तथा आच्छादक फलन है तब फलन का प्रतिलोम संभव होता है। फलन का प्रतिलोम संभव होता है तथा प्रतिलोम फलन जो आता है तथा प्रतिलोम फलन को ही व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा? जब हमारा फलन एकाकी फलन हो, उसके बाद से आच्छादक फलन हो, दोनों फलन होगा तभी जाके हमारा व्युत्क्रम परिभाषित होगा, हमारा व्युत्क्रमणीय फलन मिलेगा। यदि एकाकी फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है तो हमारा परिभाषित नहीं हो पाएगा। आच्छादक फलन कब होता है? जब सहप्रांत परिसर के बराबर होने लगता है। पहला वाला प्रांत हमें कहाँ से मिलता है? यदि कहीं पर फलन लिखा हुआ है a to b तो हमें प्रांत कहाँ से मिलता है? तो यह हमारा प्रांत है, यह हमारा सहप्रांत है। जब यही सहप्रांत हमारा परिसर भी हो जाए, सहप्रांत ही हमारा परिसर ही हो जाए, प्रांत परिसर हो जाए, तब हमारा फलन का व्युत्क्रमणीय फलन मिलता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में कैसे लिखा जाता है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसे पढ़ा जाता है। आइए थोड़ा सा और व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में जान लेते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए जैसे फलन कोई है, फलन है a से b पर परिभाषित है, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया जो देखना है हमें। दूसरा क्या होगा? फलन एकाकी तथा आच्छादक हो, एकाकी तथा आच्छादक हो तो उसे व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। उसे हम व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट होगा उसे लिख लेते हैं। f का फलन का प्रतिलोम, f का प्रतिलोम
प्रतिलोम, इसको कैसे लिखा जाता है फलन का प्रतिलोम? तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यदि फलन a से b पर परिभाषित है, यदि फलन a से b पर परिभाषित है और एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यदि फलन a से b पर परिभाषित है और एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो कैसे लिखेंगे इसे? जब फलन का प्रतिलोम, फलन इनवर्स लिख देंगे, फलन के ऊपर -1 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब देखिए जैसे चौथा आ गया, कहीं पर फलन दिया हुआ है, फलन का मान दिया हुआ है a, b और स्मॉल a कहाँ से आया? स्मॉल a आया कैपिटल A से, स्मॉल b कहाँ से आया? तो कैपिटल B से आया। और ये हमारा फलन कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है? यह हमारा फलन जो है a से b पर परिभाषित है, तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन क्या होगा? यदि इसका व्युत्क्रमणीय फलन हो रहा है तो फलन इनवर्स b का मान a, ये हो जाएगा। यहाँ भी b कहाँ से आएगा? b कैपिटल B से आएगा, स्मॉल a कैपिटल A से आएगा। और यहाँ पर फलन कैसे परिभाषित हो गया? तो यहाँ पर फलन b से a पर परिभाषित होगा, जिसका एलिमेंट पहले होता है वहीं से वहां पर परिभाषित होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको व्युत्क्रमणीय फलन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एकैकी और अच्छादक के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन पढ़े थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम लोग अगले दिन से एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, फलनों का संयोजन भी समझ में आ गया होगा, व्युत्क्रमणीय फलन भी समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.3 को हल करने से पहले ये 2 चीजें आपको सीखनी जरूरी थी जो मैंने सिखा दिया। अब हम लोगों ने अगले दिन एक्सरसाइज 1.3 को हल करेंगे, और इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपको फिर से एक बार धन्यवाद।